बच्चों ये बात क्लियर है यहाँ तक? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई आंसर नहीं कर रहा। सर क्लियर है। बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ, आखिर आपने बता ही दिया कि क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स होगा जो कि 4x3 का होगा। और 4x3 को आपने अगर खुद से बनाए तो कैसे बनाएंगे? कोई बना सकता है? चलें ये खुद बनाने की कोशिश करें। 4x3 4x3 का तो उसमें वो कैसा मैट्रिक्स होगा? 4 रोज होंगी, ओके, और 3 कॉलम। यस सर। तो कैसा होगा ये बस देखना है। ठीक है कि W11 W21 W31 एक रो में होंगे, फिर दूसरी में क्या होंगे, W12 W22 32, फिर इसी तरह 31 32 33, फिर 41 42 43, इस तरह का कोई कॉलम होगा। उसको हम x जो है वो किसी एक इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर b बाइस जो है वो सारे जमा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे जो है वो हम z कैलकुलेट करेंगे। ये लास्ट में आ रहा है। z को हम एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारेंगे तो हमारे पास, उसको सिग्माइड से गुजारेंगे तो हमारे पास a का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये सिंपल एक एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन अगर x भी एक मैट्रिक्स हो तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये टोटल एक z1 जो है वो कैलकुलेट किया गया है। ये यहाँ पे कुछ इसकी जो है वो यहाँ पे इसकी कुछ डायमेंशंस दी गई। ये सिंपल एक एग्जांपल के लिए है कि देखें कि यहाँ पे z1 की डायमेंशन क्या होगी, 4x1 होगी। किस तरह से होगी कि आपका जो w1 है, ये w1 ये w1 जो है वो 4x3 का है, और इसके साथ हमने एक इनपुट दी, और इसको x कह सकते हैं, x1 x2 x3 दी। या इसको अगर बड़े टेक्निकल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल हमारी इनपुट आती है हम उसको a0 भी कह सकते हैं, या x मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो उसकी जो डायमेंशन है वो 3x1 थी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि तीनों जो फीचर्स हैं वो एक टर्न एग्जाम्पल के लिए 3 रोज में आएंगे, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर जो है वो आएंगे। तो ये 4x1 बी हो गया, और हमारे पास जो z है वो 4x1 होगा, एक्टिवेशन फंक्शन 4x1 का होगा। इसी तरह दूसरी अगली लेयर में आते हैं तो z2 जो है वो हमारे पास एक ही है, तो ये 1x1 का है। इसके अंदर जो w है ऑब्वियसली 3 ही आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये 4x1 के हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1x4 का बन जाएगा। उसके साथ हमने एक्टिवेशन फंक्शन को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास A1 जो है वो इस वक्त इनपुट है, और इसके साथ साथ B1 जो है वो सिंपल एक ही है, ओके, नोड ए। तो टोटल जो है ये आपके पास Z2 जो है वो 1x1 नहीं करेगी, और उससे हम एक्टिवेशन फंक्शन 1x1 जो है वो निकालेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए इसको कैलकुलेट किया पूरे हिडन न्यूरल नेटवर्क को, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, m ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर इसका मोड कैसा होगा, ये फैक्टराइज विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स। मल्टीपल आपके पास एग्जाम्पल्स हैं तो ऑब्वियसली वही कोड जो हमने पीछे देखा है, उस कोड को
हम उसके ऊपर एक फॉर लूप लगा देंगे। ये राइट साइड पे अगर आप देखें ये वाली, तो 1 to m लगा हुआ है, और वही कोड जो हमने पीछे देखा है ये कोड इसके अंदर लगा दें तो ये फॉर ऑल एग्जांपल चल सकता है। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है पूरा, ये x1 पहली एग्जांपल, x2 दूसरी एग्जांपल, xm mth एग्जांपल्स है। तो ये कोड जो है वो इस तरह से इसके अंदर जो है वो चल सकता है जो पीछे हमने। अब इसको वेक्टराइज करना है, तो वेक्टराइज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लूप वाला कोड है, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास वेक्टराइज कोड है जिसको कैपिटल Z कैपिटल A इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो Z1 इज इक्वल टू W1, पहली लेयर के सारे W's 4x3, और इसके बाद इसके साथ x जो है वो मल्टीप्लाई होगा, x के अगर फीचर 3 है और 1000 एग्जाम्पल हैं तो 3x1000 आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास Z1 कैलकुलेट हो जाएगा, और इसके साथ 1x m की एक b का बायसनेस है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और हमारे पास Z1 पहली लेयर के सारे Z कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसकी डायमेंशन क्या होंगी मेरे भाई, एनीवन बता सकता है कोई बंदा? तो बंदा बता सकता है भाई? हेलो, कोई नहीं बोल रहा है, बैठे भी हैं आप लोग नहीं? मैविश, मैविश, आर यू Yes, हेयरिंग मी? yes, sir. बड़ी बात है। मिनाहिल, मिनाहिल आप यहाँ पे हो? यस सर। ये जो मेरे पास स्लाइड्स बेटा जी ओपन है, ये आपको समझ आ रही? यस सर आ रही है। और ये ना हो बाद में कहना तो नहीं आ रही। तो यस ओके ठीक है, गुड। तो ये सारी चीज Z1 A1 और इसी तरह Z2 A2, ये एक लेयर की जो है वो, ये एक लेयर को सॉरी दोनों लेयर्स की ये वेक्टराइज प्रोसेस है। ये नीचे थोड़ा सा इसको इलैबोरेट किया गया है फिगरेटिकली कि एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर mth ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, और हर एक जो है वो एक रो में एक कॉलम में रिप्रेजेंट की गई है हर एग्जांपल्स। तो इसकी टोटल डायमेंशन जो है वो n क्रॉस m है। इसी तरह से अगर मैं Z मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूं, Z1 का मतलब है पहली लेयर, पहली लेयर के अंदर अगर Z1 को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये देखें Z1, ये ब्रैकेट्स में दिया गया है, इसको क्या कहते हैं जो बड़ी ब्रैकेट्स होती है, क्या कहते हैं उसको? एक तो कर्ली ब्रैकेट्स होती है, एक हाँ जी ब्रैकेट्स ही कहते हैं उसको। ब्रैकेट्स में 1 दिया गया है और उसके साथ पैरेंथेसिस में 1 दिया गया है। पैरेंथेसिस में 1 कि ये बता रहा है कि पहली लेयर का पहला नोड का Z1। इसके बाद दूसरा देखें कि पहली लेयर का दूसरा नोड, पहली लेयर का mth नोड, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर कॉलम वाइज देखें तो कैसा आना था, यहाँ पे ये Z
1, ये सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए इस तरह से ये सारे का सारा जो है कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हमारे पास इसके नीचे क्या होगा, अगर ये पूरी मैट्रिक्स है तो क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? अगर इसमें एक से ज्यादा रोज होती तो क्या होता? G1 2 हो जाता है, ठीक है, G1 मैं 3 आपको G1 थोड़ा सा 4। एक सेकंड में माउस उठा लूं। आपके पास जो नोड थी वो कुछ इस तरह से थी, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरह से 4 नोड थी, हिडन नोड। चार नोड थी, तो ये आपके पास Z1 है। ये जो पहली नोड है, ये वाली नोड, इसके अंदर पहली एग्जांपल्स को ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है। जब दूसरी टर्निंग एग्जांपल आई होगी, जब दोबारा दूसरा सेट दिया होगा, तो ये वाली भी यही है। इसी तरह सारी एग्जांपल जिसमें से गुजरी, तो ये एक रो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर फिर दूसरी एक और रो होगी जो Z, उसको कहेंगे Z, यहाँ पे कहेंगे 2 और यहाँ पे होगा 1। ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसी तरह ये भी M तक जाएगी, तो हमारे पास टोटल कितनी रोज होंगी यहाँ पे? 4 रोज होंगी। ठीक है, और इसकी दूसरी कॉलम वाइज कितनी डायमेंशंस होंगी? M, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं। 4 नोड है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास जब हम इसका एक्टिवेशन फंक्शन लेंगे तो ये भी है। तो ये देखें, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ, बल्कि ये लिखा हुआ है कि इस साइड को हिडन यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस साइड को ट्रेनिंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये टोटल जो मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशन ये होगी कि हिडन यूनिट इनटू ट्रेनिंग एग्जांपल्स। तो ये 4 क्रॉस सिंपल इसका एक्टिवेशन फंक्शन लेना है, तो उसकी डायमेंशन भी वही होगी जो ऊपर है, 4 क्रॉस है। जी ये क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, ये तो हमारे पास नहीं है। ये इसकी उसने जस्टिफिकेशन दी है। जस्टिफिकेशन वैसे मैंने तो दे दी है अपनी तरफ से, लेकिन इसने अलहदा से दी हुई है, इसको देख लेते हैं। Z1 पहली नोड का Z1 पहली नोड का पहला पहली लेयर का पहला नोड, तो ये बनता है। पहली लेयर का दूसरा नोड, ये बनता है। इसी तरह से एंड सो ऑन, तीनों लेयर्स को आप तीनों को कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास ये बनता है। इसी तरह उसने कहा ये W1 X1, ये W1 X2, ये W1 X3, तीनों फीचर्स। और फिर इस W's का उसने कहा कि आप एक मैट्रिक्स बना लें और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास Z निकला है। इसको देख लें, ये Z है, Z के बाद फिर A निकल आएगा। सो हम इसको देख सकते हैं। उसने कहा कि इसको ये जस्ट दोबारा से उसने वही दे दी कि ये देखें कि इसने फॉर लूप लगाई है। C1 I stands for number of node number in a layer,
कि लेयर 1 के अंदर पहला नोड पहली ट्रेन एग्जाम्पल, दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, ये इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका वेक्टराइज कोड ये वाला है, ये देखें Z2 के अंदर आप देखें तो W2 इंटू A1 पहले की आउटपुट, इसके अंदर पहले की आउटपुट X होती है, या आप उसको A0 भी कह सकते हैं। तो ये इसका वेक्टराइज प्रोसेस। ये कुछ एक्टिवेशन फंक्शन दिए गए, इनकी स्लाइड्स को यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन को हम अलग से करें। ये एक्टिवेशन फंक्शन है। अब आ गया जी इसका जो मुश्किल काम है, वो ये है कि इसका ग्रेडियंट डिसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी ग्रेडियंट डिसेंट हम पहले से कैलकुलेट करते रहे हैं। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये उसने दिए गए हैं। उसने कहा कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन इस तरीके से होनी है और बैकवर्ड प्रोपगेशन इस तरीके से होनी है। अभी जो हमने की है ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन ही। फॉर एग्जांपल जो अभी तक हमने की ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन का फॉर्मूला देखें तो Z1 देखें W1x प्लस B1, और फिर A1 कैलकुलेट करने के लिए क्या, तो वही चीज जो हमने Z1 ऊपर कैलकुलेट की है उसका सिग्माइड ले लिया, ये सिग्माइड लिया, ये वाला ये G से रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्माइड फंक्शन, G of 1 इज इक्वल टू Z of 1। इसी तरह Z2 को कैलकुलेट करना है तो W2 इंटू A1 पहली लेयर की आउटपुट प्लस B2, और इसका एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है तो G2 ये इसका सिग्माइड फंक्शन है, और इसके अंदर Z2 पास किया तो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो निकल रहा है। ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन थी जिसको हम पहले देख आए कि कैसे आगे बढ़ते हैं। अब उससे अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम इसको बैक प्रोपगेट भी करते हैं। बैक प्रोपगेट करने के लिए थोड़ा सा पहले मैं अगली स्लाइड पे जाने लगूं। ये इसने समरी लिखी हुई है, समरी से पहले इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास बैक प्रोपगेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे लॉस आ जाता है, लॉस किसके बराबर होता है, हमारा इस फॉर्मूले के साथ हम लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस तरह से ए माइनस ए माइनस वाई, या वाई हाइट माइनस वाई, इस तरह से कुछ होता है। ये लॉस हमने कैलकुलेट किया। अब हमने जब वापस जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने डेरिवेटिव निकालना है जिसको हम कहते हैं डी ए, डेरिवेटिव ऑफ लॉस। कि इसके ऊपर जब बैक आना है तो हम डेरिवेटिव बैकवर्ड निकालते हैं, तो हमने डी ए निकालना है। उसने कहा डी ए का जो फॉर्मूला है वो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ जब हमने किसी जमाने में उसका डेरिवेटिव निकाला था। बाज़ जगह पे इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से भी लिखी होती है, ए इंटू 1 माइनस साइड ए होता है। इससे हम ए निकाल सकते हैं। ए के बाद अगर डी ए की जरूरत है, वैसे डी ए की जरूरत नहीं होती, और डी जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये था ए माइनस वाई, या समटाइम वाई हैट माइनस वाई, ये प्रूवन है हमारे पास। और इसके बाद हम डी डब्ल्यू निकालते थे तो वो हमेशा ये चीज होती थी डी जी इंटू एक्स। डी जी किसके बराबर है, ए माइनस वाई इंटू एक्स, ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर के अंदर। ये होता था हमारे पास डी डब्ल्यू, इसकी शॉर्टकट फॉर्म। तो ये सारा का सारा डी जी के बराबर है और इंटू एक्स, तो ये देखें डी डब्ल्यू लिखा हुआ है ये, और डी बी जो है हमेशा डी जी के। तो डी जी को समटाइम
तो हम a माइनस वाई कहते हैं, लेकिन सम टाइम हम इसको डी जी इज इक्वल टू इस तरह से भी फॉर्मूला लिखा होता है, डी ए इंटू जी प्राइम जी। अब इसको जी प्राइम जी क्यों कहते हैं, ये जरा नीचे देखें, इस लाइन से आप आ जाए नीचे कि डी जी का जो फॉर्मूला वो बनता ये है कि डी एल ओवर डी जी इज इक्वल टू डी एल ओवर डी ए इंटू डी ए ओवर डी जी। ये चेन फार्मूला है कि अगर मैंने इसके अंदर जो चेंज आई है इसका जी ने इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट डाला, तो ये फॉर्मूला चेन ये बनता है कि लॉस का डी विद रिस्पेक्ट टू डी जी क्या है कि डी एल ओवर डी ए इंटू डी ए ओवर डी सी। तो ये चीज जो है, ये चीज जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी ए। ये डी ए तो वैसे ही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी कैलकुलेट हुआ। और अगर आप किसी पहले से सिग्माइड फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लें तो उसको हम कहते हैं जी प्राइम जी। यहाँ पे फिलहाल जी प्राइम जी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर बिल्कुल सही है कि डी ए इंटू जी प्राइम जी। जी प्राइम जी क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन जो पहले से एक्टिवेशन फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लें तो वो जी प्राइम जी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है जी, ये बात क्लियर है? ये सिर्फ फॉर्मूलाज ही डिस्कस हुए हैं, कोई खुदा का बंदा या बंदी तो सर ये अब जी प्राइम जी को दोबारा बता देंगे? जी हमने ये कहा कि डी जी के फॉर्मूला को मैंने डिस्क्राइब करना है, कैसे करें। एक तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है जो हमने बड़े शॉर्टकट तरीके से ये निकाली थी, a माइनस वाई, ये वाली। लेकिन अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो डी जी किसके बराबर होती है कि डी एल, एल के ऊपर जी का इफेक्ट कितना है, डेरिवेटिव इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू डी जी विद, ठीक है, चेंज इन एल लॉस, चेंज इन लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये कहते हैं डी एल ओवर डी जी दैट इज इक्वल टू डी एल ओवर डी ए ओवर डी जी। ये फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है। डी एल ओवर डी ए को क्या कहते हैं हम, डी ए, डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डी ए, और डी ए ओवर डी जी, डी ए ओवर डी जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक हमारे पास पहले से एक्टिवेशन फंक्शन था उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो अगर इस तरह की कोई टर्म आ जाए तो हम आज से उसको जी प्राइम जी के साथ कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ, ये वाला फॉर्मूला, ये है डी ए इंटू जी प्राइम जी दैट इज इक्वल टू डी जी। नहीं क्लियर? ओके सर, ओके जैसे क्लियर हो गया। ओके। तो अब हम दोबारा से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो बैक प्रोपोगेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैक प्रोपोगेशन में उसने कहा कि आपने, हमारे पास यही फंक्शन है, ये नहीं, कुछ लंबा फंक्शन ले लें, ये वाला, ये नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है बेटा जी, यहाँ पे देखें ये लॉस है, ये हमारे पास a है, a2 है, ये z2 है, ये a1 है, ये z1 है, और ये w है। ये w को हमने चेंज करना है, w को हमने अपडेट करना होता है। अगर हमारे पास लॉस है तो हमने w's को dw निकालने हैं। तो किस तरह से निकालने हैं? सबसे पहले हमें da की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत है dz की, क्योंकि डी जी फॉर्मूला के अंदर डी डब्ल्यू के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि डी डब्ल्यू किसके बराबर था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी जी इंटू एक्स, ये था। इसका मतलब डी जी की जरूरत है हमें। तो डी जी कैसे निकलना है, डी जी ये है, पहले डी जी टू निकालें,
फिर यहाँ पे जो वेट्स हैं इनको अपडेट करें, ये वाले वेट्स उसके हिसाब से, और फिर पीछे दोबारा आए, ए डी, ये डी ए निकालें, फिर यहाँ से डी जी वन निकालें और देन वापस जाएं। तो अब मैं उसी समरी के ऊपर जो पहली पे लिखा हुआ है, ये देखें जी, डी जी टू, जी टू का, अच्छा हमें जी का फॉर्मूला पहले से मालूम है, ये भी कैलकुलेटेड है, जो हमने कहा था कि ए माइनस वाई है, ये फॉर्मूला पहले से हम प्रूव कर चुके हैं। dz2 इज इक्वल टू a2 माइनस वाई, यहां से dz2 निकल आएगा आपके पास। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नहीं, जी सर। dz2 से Yes, अब sir. आपने dw2 निकालने हैं, ये वाले w2, सॉरी इधर चला जाना है, यहां से कुछ dw2, ये w2 इसके अंदर आ रहे थे, इसके अंदर w1 आ रहे थे, ये दूसरी सेकंड लेयर है, तो इसके अंदर dw2 अगर सादा निकालना हो तो हमारे पास ये पहले से फॉर्मूला है, मैंने कहा था कि dz इज इक्वल टू, सॉरी dw इज इक्वल टू, इसके बराबर था dz इंटू x, x क्या थी? इनपुट। तो यहाँ पे देखें, हमने कहा ये देखें dz2 सेकंड लेयर की डेरिवेटिव इनटू a1 का ट्रांसपोज, a1 क्या था? यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे x है, इसके जो पिछली लेयर से आउटपुट आई थी वो इसकी इनपुट है, तो यहाँ से dw2 का पूरा मैट्रिक्स निकल सकता है। इसी तरह से db2 आप निकाल सकते हैं, ये वही फॉर्मूला, ये dg के बराबर होता है, इसको सम कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ np डॉट सम, ये जुपिटर की लाइन लिखी हुई dg2 x इज इक्वल टू 1 के पूरा कॉलम, कीप डायमेंशन ट्रू के, हाँ पूरा कॉलम है, कीप डायमेंशन ट्रू वैसे पास करते होते हैं ताकि पूरा कॉलम आ जाए, ना भी लिखें तो मेरा खाली ये ऑप्शन है। ये चीज निकल आई है, यहां तक सॉल्व हो चुका है, ये यहां तक बेटा, यहां तक सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे 10 मिनट रह गए हैं कि यहाँ से हमने ये dw2 डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, यहाँ तक ये इतना पोर्शन निकाल चुके हैं, यहाँ से हमने dw2 निकाल, अब ये सेकंड लेयर के वेट्स हमने अपडेट कर सकते हैं उसके थ्रू। अब हमने करने हैं फर्स्ट लेयर के अपडेट। फर्स्ट लेयर के लिए जरूरी है कि हम यहाँ से dg1 कैलकुलेट करें और फिर dw1 कैलकुलेट करें, तो उसका जरा फॉर्मूला आप दोबारा से मुलाजा फरमाएं। dz1, ये वाला dz1 किसके बराबर है? ये फॉर्मूला थोड़ा सा रटा लगा लें आप फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। पहला पार्ट देखें, W2 ट्रांसपोज और dz2, उसी फिगर के ऊपर मैं आता हूं दोबारा से। W2 ट्रांसपोज ये वाला आपको चाहिए और साथ इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ की चीज dz1 कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि इसके ऊपर भी इम्पैक्ट किया था। ये चीज सॉरी, ये चीज ये है, W2 दूसरे नोड का, दूसरी लेयर का ट्रांसपोज इनटू dz2 इनटू पहली लेयर का जो z है उसका प्राइम, उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ये बस थोड़ा सा रटा लगा लें कि dz1, कि अगर किसी चेन रूल में हिडन नोड का आपने डेरिवेटिव लेना हो बैक प्रोपगेशन में, तो उसका फॉर्मूला ये है कि उससे जो अगली लेयर है उसके वेट्स का ट्रांसपोज और उसके जो z फंक्शन है उसका dz इनटू पहली जो लेयर जिसका आप निकाल रहे हैं उसकी जो z1 है उसका दोबारा से आप उसका डेरिवेटिव लें, g प्राइम कहते हैं उसको, ये आप उसमें मल्टीप्लाई। इसको प्रूव करना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है, लेकिन ये हिडन नोड्स के लिए एक पेट फॉर्मूला है कि हिडन नोड से जो अगले वेट्स हैं
और उसका जो डेरिवेटिव है इनटू उसी नोड का जो z है और उसका दोबारा से एक्टिवेशन फंक्शन ले लें तो ये dz1 निकल आएगा। अगर dz1 निकल आता है तो आपका मसला हल हो जाता है। आप उसको इनपुट के साथ जो xt है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास dw आ जाएंगे। 1/m के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे, और यहाँ से db1 निकाल लें तो आपके पास पूरी चीज की बैक प्रोपगेशन आ जाती है। ये वाली इस चीज की सारी बैक प्रोपगेशन आ जाती है। अगर ये चीज आ जाती है ये इसका वेक्टराइज प्रोसेस है। ये आपके पास ये सारे का सारा ये लिखा हुआ, ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड के ऊपर आप क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और लूप लगाने के बाद आप इसको बैक प्रोपगेट कर सकते हैं वेक्टराइज प्रोसेस के थ्रू। यहाँ तक हमारे पास हिडन लेयर, एक हिडन लेयर हमने न्यूरल नेटवर्क की जो है वो कर ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक मैं कोई हो सकता है आपको कोई असाइनमेंट दूं और वो आपने करनी है वेक्टराइज प्रोसेस के साथ। बच्चों कोई कुछ सेंस बनी इसकी कि नहीं? सारा वही कोड है जो न्यूरल नेटवर्क में था लेकिन ये वेक्टराइज प्रोसेस से के साथ है और थोड़ा सा उसका लेआउट चेंज हुआ है कि हमने जो इनपुट्स हैं उसको किसी और मैट्रिक्स में रख लिया। एक्स को पहले हम रो वाइज रखते थे, अब हम कॉलम में रखते हैं एक ट्रेन एग्जांपल को, और इसके साथ हम जी का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ए का मैट्रिक्स बनाते हैं और इसी तरह से हम बैक प्रोपोगेट करते हैं तो डी जी और डी ए कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं और हमारे पास आ जाके ये चंद लाइंस हैं जिसकी मदद से आप ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो निकाल सकते हैं, बैक प्रोपोगेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेट हमने पहले लिख दिया। ये जो लेफ्ट साइड पे कोड है, ये जो कंप्यूटर रिटन कोड है ये वाला, इस कोड से आप बैक प्रोपोगेशन कर सकते हैं किसी भी लोड से। ये हमारी सिग्मॉइड का डेरिवेटिव है ना? जी 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 बेटा जी, ये पहले हाँ जी सिग्माइड का डेरिवेटिव। ओके यस सर। तो ये आपने, मैं आपको एक रखूंगा, आपको एक एग्जांपल रखूंगा एज एन असाइनमेंट, तो आपने उसका वेक्टराइज प्रोसेस लिखना। ओके यहाँ पे लेक्चर आज का खत्म होता है। दी एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यस सर।